हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन वाला पार्ट जेई चैलेंजर बैच में लेक्चर 2 के थ्रू, जिसमें अपन क्वेश्चंस के थ्रू जो है रिवीजन कर रहे हैं। देखिए अपन कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। वापस से वही सब टॉपिक तो वही रहेगा, रिवीजन थ्रू PYQs एंड अदर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक क्वेश्चन है मैथ्स डी कॉलम का क्वेश्चन है। B2N2O2 नेगेटिव और O2 को अपने को कॉलम 2 से मैच करना है। B2 अपन जानते हैं पैरामैग्नेटिक तो है ही सही। अगर अपन B2 की बात करते हैं, सबसे पहले B2 हमारे पास सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz। आगे जाने की जरूरत ही नहीं होगी, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर अपन बात करें तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 1 10। तो हमारे पास जो B2 का मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिक नेचर हमारे पास कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, सिंस इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई BMO। तो जो B2 है वो हमारे पास क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। पहला वाला तो ये करेक्ट हो गया, P हो गया। अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अंडरगोज रिडक्शन, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर अपन देखें यहाँ पर तो अगर बेसिकली क्या है, अगर अपन बात करते हैं कि भाई अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो हमारे पास वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उसमें चला जाएगा, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो फिर वो उसके अंदर नहीं जाएगा। अब अगर अपन B2 की बात करते हैं तो अगर B2 हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और B2 पॉजिटिव पर आता है, अपन जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन। तो जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, B2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1 और B2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0.5। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज तो नहीं होना चाहेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि B2 एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और अगर ये इट विल अंडरगो रिडक्शन तो फिर B2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1 और B2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। इसका मतलब B2 किस में जाना चाहेगा, B2 नेगेटिव में जाना चाहेगा, क्योंकि वो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो अपन कहेंगे कि भाई इट विल अंडरगो रिडक्शन। तो हमारे पास जो है R हो गया। उसके बाद अपन देखें तो क्या बोरोन B2 के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या 2 या 2 से ज़्यादा है? नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही है। हमारे पास N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल तक हमारे पास sp मिक्सिंग होती है। तो हमारे पास आंसर हो गया P, R और T। अब अपन बात करते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल, दैट इज नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें, नाइट्रोजन का जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, और नाइट्रोजन हमारे पास कैसा होता है, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पैरामैग्नेटिक तो गया। अब नाइट्रोजन N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3 होता है, जबकि N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। न तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा न वो रिड्यूस होना चाहेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों ही सूरत के अंदर, चाहे हमारे पास N2 पॉजिटिव हो या N2 नेगेटिव हो, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से डिक्रीज हो रहा है, दैट इज 2.5।
तो न तो वो ऑक्सीडाइज होगा न वो रिड्यूस होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास P हट गया, क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हमारे पास जो है डायामैग्नेटिक है। अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ये भी हट गया। अंडरगोज रिडक्शन, ये भी हट गया। बॉन्ड ऑर्डर, हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3 होता है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 2 या 2 से ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास अगर 3 है तो एक ऑप्शन तो हमारे पास S हो गया। और नाइट्रोजन तक अपन जानते हैं हमारे पास S और P के बीच में ऑर्बिटल्स sp मिक्सिंग होती है, तो हमारे पास S हो गया और हमारे पास T हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास जो दैट इज नाइट्रोजन है उसके लिए हमारे पास St हो गया, बोरोन के लिए हमारे पास Prt हो गया। अब अपन बात करते हैं O2 नेगेटिव आयन। O2 नेगेटिव आयन हमारे पास कौन है? O2 नेगेटिव आयन हमारे पास है सुपर ऑक्साइड आयन। अगर अपन देखें तो बताने की जरूरत नहीं है सुपर ऑक्साइड आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है तो अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है तो किसी भी स्पीसीज का अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास P तो आ ही गया। अब हमारे पास बात कर रहे हैं अंडरगोज ऑक्सीडेशन या अंडरगोज रिडक्शन। तो अगर अपन देखें तो O2 नेगेटिव अगर हमारे पास O2 में जाएगा दैट इज ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 से हमारे पास 2 हो जाएगा। लेकिन अगर O2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस होगा, और किस में रिड्यूस होगा? परऑक्साइड आयन में, तो ये रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 से डिक्रीज होकर कितना हो गया? 1। इसका मतलब ये किसमें ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा O2 में, तो इट विल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो अंडरगोज ऑक्सीडेशन दैट इज हमारे पास एक तो P हो गया, यहाँ पर St तो हो ही गए, इसका Prt हो गया, इसमें P हो गया और इसमें हमारे पास एक Q हो गया। उसके बाद हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा है? नहीं जनाब, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं है। और क्या इसमें sp मिक्सिंग होगी? क्या नहीं होगी। अपन जानते हैं केवल sp मिक्सिंग हमारे पास N2 तक होती है, O2 और F2 में sp मिक्सिंग नहीं होती। तो इसमें हमारे पास जो है सुपर ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, इसमें ऑप्शंस हो गए P और Q। अब आते हैं अपन O2 पे। O2 अब बताने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने पहली बार प्रूव किया था कि उसका नेचर पैरामैग्नेटिक है, सभी जानते हैं। तो एक तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, तो P तो आएगा ही सही इसमें। उसके बाद अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अंडरगोज रिडक्शन। अगर अपन देखें तो हमारे पास O2 अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन O2 की बात करते हैं तो अगर O2 ऑक्सीडाइज होगा किसमें? O2 पॉजिटिव में, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2 है। O2 पॉजिटिव की अगर अपन बात करते हैं तो O2 पॉजिटिव का हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो हमारे पास O2 पॉजिटिव है या हमारे पास O2 नेगेटिव है, अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास शॉर्ट ट्रिक भी अपन जानते हैं सभी जने। ये मैं शॉर्ट ट्रिक करके बता रहा हूँ। एक तरफ 2 की टेबल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हमारे पास 2 की टेबल हो गई। एक तरफ अपन ने एक डिजिट लिख ली 10 101 232 एंड 10। अब अगर अपन देखें तो O2 में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 2 16, तो 16, तो 16 के आगे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 16 के आगे बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारे पास 2। अब 16 में से अगर एक अपन निकाल देंगे, तो जब अपन 16 में से एक निकालेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 आएगा 14 और 16 के बीच में, दैट इज 3 और 2 के बीच में, दैट इज कहाँ पर आ गए? 2.5 पर। इसका मतलब O2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2.5 हो गया, मतलब बढ़ गया। और बढ़ गया तो रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो फिर ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो अपने पास P हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? Q हो गया। और हमारे पास
इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो हमारे पास S हो गया। इसके अंदर हमारे पास sp मिक्सिंग तो होती नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास हो गया p q और s। तो ये अपन ने इसको मैच दी कॉलम्स आराम से अपन ने इसको कर दिया। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेरी आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ सम सर्वाइकल प्रॉब्लम, सो दैट आई एम जस्ट डीलिंग इन सिंपल वे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग BRF5 में अपने को एडजेसेंट BRF बॉन्ड एंगल्स बताने हैं। अपन सभी जानते हैं BRF5 का शेप कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। और अगर स्क्वायर पिरामिडल होगा हमारे पास, ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल शेप है जिसमें हमारे पास ये लोन पेयर मौजूद है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड एंगल्स को रिपेल करेगा, और जितने भी बॉन्ड एंगल्स को रिपेल करेगा बिकॉज ऑफ LP-BP रिपल्शन, तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर पिरामिडल होता, परफेक्ट का मतलब इसमें लोन पेयर मौजूद नहीं होता, तो इसमें 8 एडजेसेंट बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के आते। लेकिन अब सारे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ LP-BP रिपल्शन वो 90 से कम हो जाएंगे। और अगर लेस देन 90 हो गए तो क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स, दैट इज BRF, सेंट्रल एटम तो ब्रोमीन है, तो FBRF बॉन्ड एंगल BRF5 में कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर पिरामिडल होता, परफेक्ट स्क्वायर पिरामिडल का मतलब हमारे पास इसमें एक भी लोन पेयर मौजूद नहीं होता, तो हमारे पास 8 एडजेसेंट बॉन्ड एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज के आते। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ LP-BP रिपल्शन दी एडजेसेंट बॉन्ड एंगल्स दे आर लेस देन 90। तो क्वेश्चन है कि BRF5 में कितने बॉन्ड एंगल 90 के बराबर हैं, तो आंसर हो जाएगा 0, एक भी नहीं, बिकॉज ऑफ LP-BP रिपल्शन। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर अपन देखें तो ये बेराइल का फॉर्मूला है, अपन पढ़ते हैं सिलिकेट्स में, बेराइल Be3Al2Si6O18, ये हमारे पास बेराइल है। अब अपने को बेराइल के अंदर N की वैल्यू निकालनी है। N इज नंबर ऑफ बेरिलियम एटम्स। तो अगर अपन बात करते हैं तो अपन सभी जानते हैं एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना है, +3 है, सिलिकॉन पर चार्ज कितना है, +4, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। बेरिलियम पे तो ऑफकोर्स चार्ज हमारे पास +2 होता है क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अगर अपन बेरिलियम को 2x मान लें तो 2x + 2 इंटू एल्यूमिनियम पर चार्ज है +3, प्लस सिलिकॉन एटम्स की संख्या 6, सिलिकॉन पर 1 पर चार्ज है +4, प्लस ऑक्सीजन पर चार्ज है हमारे पास -2, तो 18 इंटू -2 = 0। जितना कैटायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमारे पास एनायन पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2x + 6 + 24 + -36 = 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2x, और ये हो गया हमारे पास दैट इज +30 और +-36 = 0, और 2x = हमारे पास ये हो गया +6, तो x = हमारे पास कितना हो गया, +3। तो यहाँ पर हमारे पास जो n है उस n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो अपन ने चार्ज को बैलेंस कर दिया, जितना कैटायन पर चार्ज उतना ही चार्ज एनायन पर। ऑक्सीजन पर चार्ज -2 है, सिलिकॉन पे +4 है, एल्यूमिनियम पे +3 है, बेरिलियम तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उस पे +2 होता है। तो अपन ने आसानी के साथ इसको कर दिया। वैसे भी अपन जानते हैं साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल है, इसको अपन बेराइल बोलते हैं, Be3Al2Si6O18 वो अपन बेराइल बोलते हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, ये हमारे पास साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल होता है।
तो हमारे पास जो आंसर हो गया वो हमारे पास 3 हो गया, ये नीचे दे रखा है आंसर। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, डाइप्रोटिक एसिड पूछता है गिवन फॉलोइंग एसिड से। डाइप्रोटिक मतलब जो 2 प्रोटॉन दे, 1 प्रोटॉन देगा तो मोनोप्रोटिक, 2 प्रोटॉन देगा तो डाइप्रोटिक, 3 प्रोटॉन देगा तो ट्राइप्रोटिक, 4 प्रोटॉन देगा तो टेट्राप्रोटिक। पहला वाला है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 स्टूडेंट्स अपन सभी जानते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड होता है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास H3PO4 का, इसमें 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है इसमें। तो ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये हमारे पास ट्राइप्रोटिक होता है। सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं वो सब डाइप्रोटिक होते हैं। मेरे पास अगर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास डाइप्रोटिक एसिड हो गया, 2 प्रोटॉन दे देगा, तो ये हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड हो गया, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ए डाइप्रोटिक एसिड सिंस इट कंटेन्स 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। थर्ड हो गया हमारे पास फॉस्फोरस एसिड H3PO3, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ये अगर अपन बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड होता है। इसमें एक पीएच बॉन्ड होता है और 2 पीओएच बॉन्ड होते हैं। ये हमारे पास फॉस्फोरस एसिड हो गया। उसके बाद कार्बोनिक एसिड H2CO3, अपन सभी जानते हैं H2CO3 क्या होता है, डाइप्रोटिक एसिड है, इट इज H2CO3। ये हमारे पास H2CO3 हो गया। उसके बाद हमारे पास ओलियम हो गया H2S2O7, ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का कोई भी ऑक्सी एसिड हो, सल्फर का कोई भी ऑक्सी एसिड हो, वो सबके सब क्या होते हैं, वो सबके सब हमारे पास डाइप्रोटिक होते हैं। अगर हमारे पास H2S2O7 है, इसको अपन पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। या अपन इसको ओलियम भी कहते हैं या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसमें SOS बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें भी हमारे पास 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, और अगर 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है तो इसका भी नेचर कैसा हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास डाइप्रोटिक हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं बोरिक एसिड की। बोरिक एसिड तो अपन जानते हैं कैसा होता है, लुईस एसिड होता है। ये प्रोटॉन डोनर नहीं होता, ये तो वाटर में अगर अपन डालेंगे तो ये वाटर से हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट करके BOH4 नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये तो वैसे ही गया। H3PO2 ये मोनोप्रोटिक होता है, दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 की अगर अपन बात करते हैं तो जो H3PO2 है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये हमारे पास इसमें 2 pH बॉन्ड्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मोनोप्रोटिक होता है। उसके बाद एक क्रोमिक एसिड H2CrO4, H2CrO4 क्रोमिक एसिड, ये हमारे पास बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड के समान होता है, बस इसमें अपन सल्फर की जगह क्या लगा देते हैं, क्रोमियम। ये भी हमारे पास क्या होता है, डाइप्रोटिक। ये हमारे पास क्रोमिक एसिड कहलाता है। क्रोमिक एसिड का भी जो नेचर है वो कैसा होगा, डाइप्रोटिक। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, सल्फ्यूरस एसिड। तो अगर अपन सल्फ्यूरस एसिड की बात करेंगे H2SO3, सल्फर का कोई भी ऑक्सी एसिड हो, सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, डाइप्रोटिक। कोई भी हो XYZ, अपन एक लाइन बोलते हैं, ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर दे आर ऑलवेज डाइप्रोटिक। सल्फर का कोई भी अगर हमारे पास ऑक्सी एसिड होता है तो हमेशा क्या होता है, डाइप्रोटिक होता है। तो हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड कैसा हो गया, डाइप्रोटिक हो गया। तो अपन ने सबके स्ट्रक्चर देख लिए। अब अपन पूछ रहा है कि डाइप्रोटिक कौन कौन है, ये तो ट्राइप्रोटिक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड वाला सल्फ्यूरिक एसिड ये सही हो गया। फॉस्फोरस एसिड ये भी डाइप्रोटिक है, इस पर भी अपन ने टिक लगा दिया। कार्बोनिक एसिड ये भी डाइप्रोटिक एसिड हो गया।
ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी डाइप्रोटिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड से कोई मतलब ही नहीं है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये हमारे पास मोनोप्रोटिक हो गया। क्रोमिक एसिड H2CrO4, ये हो गया डाइप्रोटिक। और सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड इज H2SO3, ये भी हमारे पास क्या हो गया, डाइप्रोटिक। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास इसमें आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 6। तो ये सारे स्ट्रक्चर आ गए, आंसर हमारे पास इसका 6 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बताना है ऑक्सीडेशन नंबर में ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स इन सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6। सोडियम टेट्राथायोनेट किसका, सोडियम सॉल्ट है, टेट्राथायोनिक एसिड का H2S4O6। अपन जानते हैं हमारे पास अगर टेट्राथायोनिक एसिड है, थायोनिक एसिड सीरीज में सल्फर आपस में जुड़ता जाता है, क्योंकि सल्फर की कैटिनेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास है टेट्राथायोनिक एसिड। ये हमारे पास टेट्राथायोनिक एसिड हो गया। ये हमारे पास टेट्राथायोनिक एसिड है H2S4O6। अब अगर अपन इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, 2 मोल बेस के साथ करा देंगे, तो 2 मोल बेस के साथ कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होकर ये अपना खुद का सोडियम सॉल्ट दे देगा। खुद का सोडियम सॉल्ट क्या बनेगा, Na2S4O6, इसको अपन बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट, ये हमारे पास हो गया। तो अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा देंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा देंगे, और दोनों जगह अपन ने क्या लगा दिया, दोनों जगह अपन ने Na पॉजिटिव लगा दिया, क्योंकि मेटल आयन है। तो मेटल आयन है तो आयोनिक बॉन्ड से अपन जोड़ देंगे। ये अपने पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये अपने पास हो गया सोडियम टेट्राथायोनेट, दैट इज इसका Na2S4O6, इट इज सेड टू बी सोडियम टेट्राथायोनेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। अब अपन जानते हैं टर्मिनल सल्फर एटम की बात करें तो यहाँ पर इस सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर एब्सोल्यूट +5 आएगा। मिडिल वाले जितने भी सल्फर हैं उन पर एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, और टर्मिनल एटम इस पर भी कितना आएगा, +5 आएगा। तो हमारे पास जो टर्मिनल सल्फर एटम है उन पे तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, बीच वाले सल्फर एटम पे हमारे पास सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो हमारे पास 2 सल्फर एटम हो गए, एक सल्फर एटम पे तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, एक पे 0 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 - 0, दैट इज आंसर हमारे पास कितना हो गया, 5। वो कह रहा है द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ सल्फर। तो 2 सल्फर है, एक सल्फर पे तो +5 है और एक सल्फर पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 - 0, दैट इज आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास 5 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेलामीन इज। मेलामीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये पॉलीमर्स के अंदर पढ़ते हैं अपन। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये जो हमारे पास, ये हमारे पास जो मेलामीन होता है इसमें हमारे पास ऑल्टरनेट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, और हर एक कार्बन से हमारे पास एक अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है। हर एक कार्बन से हमारे पास एक अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है। ये हमारे पास हर एक कार्बन से अपन ने एक एक अमीनो ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज NH2 ग्रुप जोड़ दिया, और हर एक कार्बन से अगर अपन ने एक एक अमीनो ग्रुप जोड़ दिया तो ये हमारे पास मेलामीन का स्ट्रक्चर आ गया। नाइट्रोजन के पास अपना खुद का लोन पेयर है ही सही, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन बोलते हैं मेलामीन। एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है।
इसमें अगर अपन टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करते हैं तो 3 तो नाइट्रोजन रिंग के अंदर जो है 1, 2 और 3 तीनों नाइट्रोजन के पास ऑफ कोर्स अपना लोन पेयर है। कार्बन के पास लोन पेयर होता नहीं है। हर एक अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा ये हो रहा और तीसरा ये रहा। तो हमारे पास टोटल लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई? मेलामीन में 6 हो गई। ये हमारे पास मेलामीन का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया? 6 हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और कुछ कंपाउंड्स में से पूछता है कि वो कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर होगा तो अपन पहला देखें तो XCF4 जिनन टेट्राफ्लोराइड, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 है तो दोनों लोन पेयर को अपन ने आउट ऑफ द प्लेन रख दिया। और अगर दोनों लोन पेयर को अपन ने आउट ऑफ द प्लेन रख दिया तो जिनन और चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में आ गए। और अगर जिनन और चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में आ गए तो इसका शेप कैसा हो गया स्टूडेंट्स? ये हमारे पास कैसा हो गया? ये हमारे पास जिनन टेट्राफ्लोराइड, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये हमारे पास हो गया स्क्वायर प्लेनर। SF4 और SiF4 और BF4 नेगेटिव। SF4 की बात करते हैं, सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है सल्फर टेट्राफ्लोराइड का। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे चल गया। ये हमारे पास सल्फर टेट्राफ्लोराइड हो गया। SF4 सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर है। SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई। ये हमारे पास सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड हो गया। BF4 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन वापस से sp3 हो गया। और अगर sp3 हो गया तो इसका भी शेप कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा BF4 नेगेटिव के अंदर हमारे पास। ये हमारे पास दोनों के दोनों SiF4 और BF4 नेगेटिव, इन दोनों का शेप कैसा हो गया हमारे पास? इनका शेप हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद BrF4 नेगेटिव। अब अगर अपन BrF4 नेगेटिव की बात करेंगे तो BrF4 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन जब अपन निकालेंगे तो आएगा sp3d2। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब एक और एक्सेप्ट कर लिया तो 2 2 4 2 6 और 2 8, कितनी फ्लोरीन आई? 4। तो 4 फ्लोरीन जोड़ दी तो 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर, 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4 और 2 हो गए लोन पेयर, सम टोटल 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और sp3d2 है तो दोनों लोन पेयर वापस से कहाँ पर जाएंगे? आउट ऑफ द प्लेन। बिल्कुल XCF4 जिनन टेट्राफ्लोराइड के समान हो गया। एक लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन ऊपर चला गया, एक लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन नीचे चला गया। ये BrF4 नेगेटिव हो गया। वापस से इसका शेप कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर। एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CuNH342 पॉजिटिव, टेट्रामीन कॉपर 2 आयन। इसका स्टूडेंट्स स्क्वायर प्लेनर शेप होता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन पढ़ते हैं तो ये अपने को याद रखना है। अभी वैसे अपन पढ़ते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा तो इसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। उसके बाद FeCl42 नेगेटिव, इसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप होगा। कारण क्या? आयरन हमारे पास 3D सीरीज का है और क्लोरिडो वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है और मेटल आयन अगर 3D का है तो इट विल फेवर sp3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। तो ये हमारे पास FeCl42 नेगेटिव, ये हो गया टेट्राहेड्रल। लेकिन PtCl42 नेगेटिव की बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ अपन जाते हैं तो अपन जानते हैं PtCl42 नेगेटिव प्लेटिनम हमारे पास 5D सीरीज का एलिमेंट है। और अगर 5D सीरीज का एलिमेंट है तो हमारे पास जो Z इफेक्टिव होता है वो डोमिनेट करता है, मतलब वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग के रूप में बिहेव करेगा। और बिहेव करेगा तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन प्लेटिनम पर कितना होता है? DsP2। और अगर DsP2 होगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी? वो हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो हमारे पास कौन कौन स्क्वायर प्लेनर हो गया? PtCl42 नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये हो गया एक CuNH342 पॉजिटिव, ये हमारे पास
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर हो गया, sp का मतलब स्क्वायर प्लेनर, BrF4 नेगेटिव ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर हो गया। उसके बाद XeF4 ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास 4, जिस पे मैंने टिक लगाया वो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर हो गए। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? हमारे पास आंसर आ गया 4। ये नीचे जो लिखा हुआ है आंसर है, ये आंसर 4 आ गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2O3, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये नाइट्रस एसिड HNO2 का एनहाइड्राइड होता है और ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है, एक तो सिमेट्रिकल फॉर्म और एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म की अगर अपन बात करेंगे, ये हमारे पास N2O3 का सिमेट्रिकल फॉर्म है। ये हमारे पास N2O3 का हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म है। और अगर अपन इसके अनसिमेट्रिकल फॉर्म की बात करेंगे तो उसमें NN बॉन्ड आता है। ये हमारे पास उसका अनसिमेट्रिकल फॉर्म हो गया। इसमें नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से ऑक्सीजन को दे दिया। ये हमारे पास इसका अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है N2O3। और अगर N2O3 दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो चाहे इस वाले फॉर्म्स में देखो चाहे उस वाले फॉर्म में देखो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमारे पास 8 आएंगे, 8 आएंगे। एक लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, तो 8 लोन पेयर आ गए। इसमें भी अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास वही 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिया। तो चाहे अपन सिमेट्रिकल फॉर्म से देखें चाहे अपन अनसिमेट्रिकल फॉर्म से देखें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स N2O3 में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास 8 हो जाएंगे। ये अपने पास किस में अपन पढ़ सकते हैं? इसको अपन बात करें तो अपन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में भी बात कर सकते हैं, दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो P ब्लॉक का भी अपने पास रिवीजन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग दी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कुछ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, BeCl2 है, एक हमारे पास N3 नेगेटिव है। N3 नेगेटिव अपन सभी जानते हैं एजाइड आयन जो हाइड्रोजोइक एसिड से निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको अपन लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, हमारे पास ओजोन है HCl2 है, सल्फर के साथ 2 क्लोरीन जो है वो जुड़ी हुई है, ICl2 नेगेटिव है, I3 नेगेटिव है वो, और हमारे पास जिनन डाईफ्लोराइड XeF2 है। वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स बताओ, मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होना चाहिए, वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द d ऑर्बिटल्स। मतलब जो सेंट्रल एटम है उसमें हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी d ऑर्बिटल्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो अपन देखते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स कौन कौन है। तो अपन जानते हैं BeCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। एजाइड आयन N3 नेगेटिव sp हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल नाइट्रोजन एटम पर बात कर रहा हूँ, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हमारे पास लीनियर हो गया। ये BeCl2 ये भी हमारे पास सेंट्रल एटम बेरिलियम है। तो यहाँ पर बेरिलियम और नाइट्रोजन दोनों के पास कोई भी d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पर भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp है। उसके बाद N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड जिसको अपन क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये अपने पास अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल नाइट्रोजन एटम। हमारे पास ये 2 रेजोनेटिंग फॉर्म्स में पाया जाता है, पहला वाला रेजोनेटिंग फॉर्म, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को अपने फेवर में तोड़ेगी, ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, और जैसे ही देगा तो ये नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और
ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया, बीच वाली नाइट्रोजन के पास तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। ये हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड N2O के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसमें विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बात करें तो वापस से हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और शेप कैसा हो जाएगा हमारे पास, लीनियर। तो हमारे पास BeCl2 हो गया, एजाइड आयन हो गया, N3 नेगेटिव, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपन एजाइड आयन कहते हैं। इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल नाइट्रोजन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर शेप है। नाइट्रस ऑक्साइड sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर शेप है। नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव में बात करें तो वापस से हमारे पास नाइट्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया और शेप कैसा हो गया, लीनियर हो गया। उसके बाद ओजोन और HCl2, अगर अपन ओजोन और HCl2 की बात करते हैं, चाहे ओजोन की बात करें तो ओजोन में हमारे पास बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल ऑक्सीजन एटम ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी कभी ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट, ये वाला बॉन्ड पाई, कभी कभी ये वाला बॉन्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट और ये वाला बॉन्ड पाई, ये हमारे पास इसके दोनों RS हैं, RS का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारे पास ओजोन के दोनों RS हो गए। इसमें अपन बात करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। तो इसमें हमारे पास 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। शेप अपन सभी जानते हैं कैसा होता है, वी शेप या बैंड शेप हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास ओजोन का तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर अपन HCl2 की बात करते हैं तो सल्फर ग्राउंड स्टेट में बना लेगा, सल्फर के पास अपने दोनों लोन पेयर इंटैक्ट हैं, दोनों क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, वी शेप या बैंड शेप हो जाएगा, ये वी शेप या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बैंड शेप बोल सकते हैं। तो इसमें तो हमारे पास शेप लीनियर नहीं आ रहा, एक का शेप हमारे पास वी शेप, इसका भी वी शेप या बैंड शेप है, उसका भी वी शेप या बैंड शेप है, तो दोनों का ही शेप नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास हो गया ICl2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव और XCF2। अब इन तीनों में अगर अपन देखें, चाहे अपन बात करते हैं किसकी, ICl2 नेगेटिव की बात कर लें, चाहे अपन बात कर लें I3 नेगेटिव की और XCF2 की, तो तीनों का शेप तो हमारे पास कैसा है, तीनों का शेप तो हमारे पास लीनियर है, लेकिन इनमें d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। ICl2 नेगेटिव, इसमें आयोडीन के रेस्पेक्ट में देखें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो ये ICl2 नेगेटिव हो गया। तीनों लोन पेयर हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले गए, ये हमारे पास ICl2 नेगेटिव हो गया। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है, लोन पेयर को तो अपन शेप में काउंट नहीं करते, तो शेप तो लीनियर हो गया, लेकिन इसमें d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ऐसे I3 नेगेटिव, इसमें विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल आयोडीन एटम हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, और अगर हमारे पास sp3d होगा तो वापस से हमारे पास जो d ऑर्बिटल है उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। हालांकि शेप तो कैसा है, शेप तो हमारे पास लीनियर है। और अगर अपन XCF2 की बात करते हैं, दैट इज जिनन डाईफ्लोराइड की अगर अपन बात करते हैं, तो जिनन डाईफ्लोराइड में भी जिनन के रेस्पेक्ट में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, शेप लीनियर है क्योंकि लोन पेयर को अपन हटा देंगे, तो इसमें शेप तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स का लीनियर है, लेकिन इनमें हमारे पास क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जबकि जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि अपने को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन बात करें तो हमारे पास BeCl2, ये आंसर चला जाएगा, लीनियर मॉलिक्यूल है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, एजाइड आयन चला जाएगा, N3 नेगेटिव, लाफिंग गैस चली जाएगी, N2O, नाइट्रोनियम आ जाएगा, NO2 पॉजिटिव हमारे पास। ये हमारे पास जो पहले चारों हैं ये हमारे पास कैसे हो गए,
लीनियर मॉलिक्यूल हो गए और इनमें हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो कहता केवल लीनियर मॉलिक्यूल्स बताओ तो फिर हमारे पास ICl2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव और जिनन डाइफ्लोराइड XeF2 वो भी हमारे पास हो जाते। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना हो गया स्टूडेंट्स? हमारे पास आंसर यहाँ पर 4 हो गया। अगले आए क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अपने को कहता है डाइबोरेन है, उसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं मीथेनॉल के साथ। अपने को प्रोडक्ट साइड पे जो कंपाउंड बन रहा है बोरोन का, उसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। अगर अपन देखें तो डाइबोरेन जो है B2H6 मीथेनॉल के साथ रिएक्ट करती है तो ट्राई मिथॉक्सी बोरोन बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसको अपन बोलते हैं ट्राई मिथॉक्सी बोरोन। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास मीथेनॉल है इसमें हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो होता है मिथॉक्साइड आयन, और मिथॉक्साइड आयन की प्रेजेंस में डाइबोरेन का क्या होता है, सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। तो ये जो BS3 है उसकी यूनिट पर जाकर अटैक करता है तो 2 यूनिट अपने पास ट्राई मिथॉक्सी बोरोन की बनती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इसको अपन बोलते हैं ट्राई मिथॉक्सी बोरोन। ट्राई मिथॉक्सी बोरोन, बोरोन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो 3 जो मिथॉक्साइड ग्रुप होते हैं OCH3 वो बोरोन पर जाकर जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास इसका 1 मोल अपने को कितने दे रहा है, ट्राई मिथॉक्सी बोरोन के अपने को 2 मोल दे रहा है। अपने को कह रहा है वो कितने मोल, डाइबोरेन के 3। तो जब अपन यहाँ पर इसके 3 मोल करेंगे तो 2 इंटू 3 कर देंगे तो ट्राई मिथॉक्सी बोरोन के अपने पास कितने मोल मिल जाएंगे, 6 मोल मिल जाएंगे। तो अगर अपन मीथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने पास ट्राई मिथॉक्सी बोरोन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है। तो आंसर हमारे पास जो है वो यहाँ पर 6 हो गया, क्योंकि 3 मोल डाइबोरेन के पूछ रहा है वो। उसके बाद अपने से कहता है अपने को सम ऑफ लोन पेयर्स बताना है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन दी फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम टेरूलियम है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर हमारे पास जो है सेंट्रल एटम वो हमारे पास जो है सल्फर है। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी हमारे पास 6 है। जो जिसकी कोवेलेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो सेंट्रल एटम होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास सेंट्रल एटम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सल्फर होगा। और यहाँ पर हमारे पास कौन होगा, ऑफ कोर्स हमारे पास जिनन होगा। तो अगर अपन बात करते हैं TeBr6 2 नेगेटिव की, तो अपन इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। टेरूलियम हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो टेरूलियम पे हो गए, 2 2 4 2 6, 2 और ग्रहण कर लिए। 2 नेगेटिव का मतलब 2 और एक्सेप्ट कर लिए। कितनी ब्रोमीन आई, 6 ब्रोमीन आई। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ब्रोमीन को जोड़ दिया तो 6 तो हो गए बॉन्ड पेयर और 1 हो गया लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, सम टोटल 7। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। तो यहाँ पर टेरूलियम के पास कितना लोन पेयर है, टेरूलियम के पास यहाँ पर हमारे पास 1 लोन पेयर मौजूद है। सेकेंड Brf2 पॉजिटिव, ब्रोमीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 2 6। पॉजिटिव का मतलब 1 कम कर दिया और पॉजिटिव का मतलब 1 कम कर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितनी फ्लोरीन आई जुड़ने, 2। तो 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर, 2 हो गए लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, सम टोटल हो गया 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो कि सेंट्रल एटम है उसके पास कितने लोन पेयर हो गए, उसके पास 2 लोन पेयर हो गए। टेरूलियम के पास कितना लोन पेयर था, 1। उसके बाद SnF3, तो SnF3 में अगर अपन देखें तो सल्फर की जो कोवेलेंसी है वो हमारे पास कितनी है, वो 6 बॉन्ड बना सकता है। 3 तो फ्लोरीन के साथ बना लेगा और 3 हमारे पास किसके साथ बना लेगा, नाइट्रोजन के साथ हमारे पास बना लेगा।
तो यहाँ पर हमारे पास जो सल्फर है जब वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाएगा तो 6 बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर के पास एक भी लोन पेयर मौजूद नहीं रहेगा। तो ये SnF3 हो गया, इसमें हमारे पास 0 लोन पेयर हो गया विद रेस्पेक्ट टू सल्फर। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं हमारे पास अगर XeF3 नेगेटिव है तो XeF3 नेगेटिव में अगर अपन बात करें तो XeF3 में अगर अपन बात करते हैं तो XeF3 नेगेटिव में जिनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4, 2 6 और 2 8, माइनस का मतलब एक और एक्सेप्ट कर लिया, 9 हो गए। कितनी फ्लोरीन आई? 3 फ्लोरीन आई, तो 3 को जोड़ दिया तो 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर, 3 हो गए लोन पेयर। हालांकि ये मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जिनन के पास जब 3 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो ये अकॉर्डिंग टू VACPR, लेकिन ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है और हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर जिनन के पास कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर हो गए। तो हमारे पास जिनन के पास 3 लोन पेयर हो गए, ब्रोमीन के पास 2, टेरुलियम के पास 1, सल्फर के पास 0, तो 3 और 2 हमारे पास 5 और 1 6। तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आ जाएगा? हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से अपन अगले लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। आज क्या है, आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस को अगले लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।